सो आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपने देश के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में बात करते हैं जो कि इंडियन एग्रीकल्चर है एंड इट इज़ आल्सो द प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ आवर इकोनॉमी। 2001 में हमने इसे अपने प्राइम मूविंग फोर्स बनाया था एंड यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट एंड साइलेंट रेवोल्यूशन जो चल रहा है दैट इज़ जीनोम एडिटिंग। और जीनोम एडिटिंग के थ्रू इसकी जो नई टेक्निक्स हैं इसके थ्रू हम लोग अपनी क्रॉप्स के अंदर जो है इस तरह के एडिट्स लेके आ रहे हैं ताकि उन्हें हम लोग ज़्यादा हाई यील्डिंग बना सके, उनको हम लोग क्लाइमेट एंड ड्रॉट रेसिस्टेंट बना सकें। एंड दिस जैसे मैं इसे बोल रहा हूँ कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन है, वो क्यों बोल रहा हूँ उसे हम लोग समझेंगे। बट पहले हमें समझना है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए हमारा देश जो है अगेन एक कृषि प्रधान देश है जैसे हम लोग बोलते हैं एंड इसमें बेसिकली क्या है 1.5 बिलियन लोग हैं जिसको हम लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी है ऐसे टाइम पे जहाँ पे कि क्लाइमेट जो है वो धीरे धीरे चेंज की तरफ जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसमें फूड सिक्योरिटी जो है एंड फूड सिक्योरिटी से भी ऊपर बढ़ के जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस सब चीज़ों के ऊपर जो है क्या है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, क्रॉप का न्यूट्रिशन वो डिपेंड करता है जिस चीज़ के लिए हमें क्या करना है अपनी क्रॉप्स को और ज़्यादा इन्हांस करना था। अब इसके लिए हम लोगों ने और बहुत सारे काम किए। पहले हम लोगों ने जेनेटिक मॉडिफिकेशन करी थी या इस टेक्निक को इस्तेमाल किया था जेनेटिक मॉडिफिकेशन। हाउएवर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में रही, आप सबको पता है बीटी कॉटन का जो केस था, ठीक है। हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है बीटी कॉटन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी थी बट इसका इन्वायरमेंटलिस्ट या इन्वायरमेंटल एडवोकेसी ग्रुप्स ने, फार्मर्स ने बहुत सारा जो इस तरह की प्रोटेस्ट रहे इसके, जिसके कारण जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। बट जीनोम एडिटिंग जो है प्रिसाइसली इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। इस सोल्यूशन की तरह ही जो है भारत सरकार इसको देख रही है। इट इज़ बेसिकली साइंटिफिक, इकोनॉमिक है एंड पॉलिसी वाइज भी जो है इसको सपोर्ट मिल रहा है। सो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो इंडिया की जी स्टोरी है, जो आपकी जीनोम एडिटिंग की स्टोरी है, इट इज़ मच मोर प्रॉमिसिंग एज कम्पेयर टू दी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन या GM स्टोरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली समझते हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड जेनेटिक एडिटिंग या जीनोम एडिटिंग होती क्या है एंड इट डिफरेंट कैसे है, ठीक है। सो जीनोम एडिटिंग इसके अपना जेनेटिक मॉडिफिकेशन दिस इज बेसिकली जिसको हम GM क्रॉप्स बोल देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रॉप्स के जो DNA है उसके अंदर हम लोग फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जनरली अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म से। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं बीटी कॉटन की, तो हमने कॉटन में क्या किया था, हमने एक बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंगस, इस बैक्टीरिया का जो है जीन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, CRA1C जीन था। और इसके तहत हमने क्या किया था, इसका जो कीड़ा है, जो इसका वॉर्म है, जैसे बोलवॉर्म बोल देते हैं, उसके लिए जो है इसको अगेन टॉक्सिक बना दिया था कॉटन को, ताकि कॉटन की प्रोडक्टिविटी को हम लोग इंक्रीज कर सकें। सो बेसिकली इसके अंदर क्या है, जब हम लोग जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हैं तो अगेन बहुत सारे अनरिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इनको जो है लॉन्ग टर्म स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए, ह्यूमन कंजप्शन के लिए या फिर एनवायरनमेंट के लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जो है इशू रहा एंड इवेंचुअली दैट इज़ वाई पूरे वर्ल्ड में दे आर हैविली रेगुलेटेड। इवन इंडिया के अंदर जो है ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है क्रॉप्स में, दिस इज रेगुलेटेड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। अगेन इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो आप अभी लिखिए यहाँ पे कि ये मुझे बताएंगे कि जो ये आपकी कमिटी है GEAC है, ये कौन से एक्ट के तहत जो है काम करती है, किस एक्ट के अंडर जो है इसको स्टैट्यूटरी पावर्स हैं। एनीवेज ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इसी सब को जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन को हम लोगों ने क्या किया, अगेन इसके जो इश्यूज थे इनको हमने रिजॉल्व करने के लिए दूसरी टेक्निक लेके आए, दैट इज जीनोम एडिटिंग ऑफ क्रॉप्स या जेनेटिकली एडिटेड क्रॉप्स, ठीक है। जेनेटिक एडिटेड क्रॉप्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग DNA, उसी क्रॉप का DNA जो है उसको एडिट करते हैं थ्रू दी मॉलिक्यूलर सीजर्स। जो नई टेक्निक्स हम लोगों के पास आ गई जैसे कि CRISPR-Cas9 है, इसके बारे में बात करूंगा अभी। CRISPR जो Cas12a है, GeoCas9 है, Cas लैम्डा है, सब के बारे में बताऊंगा आपको। ये एक इस तरह की टेक्निक्स हैं जिससे हम लोग जीन्स को एडिट कर सकते हैं, बट इसमें हम लोग कोई फॉरेन जीन को इंसर्ट नहीं करते। ये जो है सबसे बड़ा इसका आप कह सकते हो चेंज है एज कम्पेयर टू द जेनेटिकल मॉडिफिकेशन। यहाँ पे हम लोग फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं उसी प्लांट का जो नेटिव जीन पाइल या जीन स्टॉक है उसी के अंदर जो हम लोग क्या करेंगे चेंजेस करेंगे। जो अनवांटेड जीन्स है उनको डिलीट कर देंगे एंड या उनको हम सप्रेस कर देंगे एंड जो वांटेड जीन्स है, जो वांटेड ट्रेट्स हैं उनको हम लोग जो है इन्हांस कर देते हैं एंड दैट इज वाई नो फॉरेन DNA इज देयर एंड इस तरह के जो इश्यूज हैं वो नहीं निकल के आते हैं, ठीक है। जो रिजल्टेंट प्लांट होता है इट इज कंप्लीटली ट्रांसजीन फ्री एंड इट इज लाइक नॉर्मल वैरायटीज। बेसिकली जो काम हम लोग हजारों साल से करते आ रहे थे, हम लोगों ने क्रॉप्स को अगेन इंटरब्रीड करके धीरे धीरे करके
उनके जो जेनेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको, जो भी हम लोग को अच्छे जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए थे, उनको हम लोगों ने हाईलाइट किया। और ये काम हम लोगों ने सिर्फ क्रॉप्स में नहीं किया, हम लोगों ने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में भी किया है। उसी काम को यहाँ पे अगेन थ्रू बायोटेक्नोलॉजी हम लोग इन्हांस करके अगेन वी कैन डू इट विद इन 1 और 2 जनरेशंस, ठीक है। तो ये काम हम लोगों ने करने की कोशिश करी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज ऑल्सो नॉट हेविली रेगुलेटेड, इट डज नॉट कम अंडर दी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, एंड इस करके जो है इट कैन बी मच फास्टर स्केल बिकॉज अप्रूवल जो है कंपेरेटिवली ईजी है, ठीक है। सो इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फटाफट से बताता हूँ जेनेटिक एडिटिंग है क्या चीज़ है एंड किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो जेनेटिक एडिटिंग या जीनोम एडिटिंग जो है ये अब लाइक स्पेशली 21st सेंचुरी में 2005 के बाद जब से हमने क्रिस्पर को डिस्कवर किया, क्रिस्पर Cas9 को डिस्कवर किया, उसके बाद से दिस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वेरी वेरी रेवोल्यूशनरी। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसमें क्रिस्पर Cas9 मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। क्रिस्पर Cas9 क्या है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर सीजर हम लोग बोल सकते हैं। ये बेसिकली डीएनए में प्रिसाइसली उसी जगह कट लगाता है जहाँ पे हम लोगों को वो जीन जो है निकालना है, एंड हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग ये काम करते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। सो अब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जो है एंजाइम लेते हैं जिसको कि हम लोगों ने बैक्टीरिया से आइसोलेट किया हुआ है। दिस इज दी Cas एंजाइम, ठीक है। ये स्पेसिफिकली हम लोग लेते हैं Cas9, दिस इज दी एंजाइम और प्रोटीन जो हम लोग लेते हैं। देन सेकेंड चीज़ जो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, इसके अंदर साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक गाइड आरएनए सिंगल जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो हम लोग डाल देते हैं, जिसे हम लोग आरएनए कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो हम लोग इसको अंदर जो है गाइड आरएनए डालते हैं जो प्रिसाइजली बताता है कि डीएनए के कौन सी स्ट्रैंड को या कौन से जो पोर्शन है उसको जाके कट करना है, कहाँ पे जो है हम लोग को एडिटिंग करनी है। सो इस सिस्टम को हम लोग देन क्या करते हैं, सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ये जो गाइड आरएनए है बेसिकली ये डीएनए के सेल के अंदर जो डीएनए है वहाँ पे स्पेसिफिकली जाके मैच करता है जहाँ पे हमें कटिंग करनी होती है। उसके बाद ये Cas9 जो है वो क्या करता है, बहुत ही प्रिसाइज कट डालता है और उस जगह में जो है डीएनए को काट देता है। इवेंचुअली क्या होता है, उसके बाद सेल जो है इसको ऑटोमेटिकली रिपेयर करने की कोशिश करता है, ठीक है। 2 तरह से रिपेयर होता है। पहला होता है नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, दैट मीन सेल अपने आप रिपेयर करने की कोशिश करता है। जनरली जो है ये क्या होता है, ये प्रॉपर नहीं होता है, जिससे कि अगेन जो डीएनए है या प्रॉपर वो जो जीन है वो क्या हो जाता है, वो काम नहीं करता है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ट्रेट को सुप्रेस कर सकते हैं। एंड समटाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डीएनए रिपेयर का टेम्पलेट देते हैं। दैट मीन जो भी हमें डिजायर्ड स्पेसिफिक ट्रेट चाहिए जिसको हम हाईलाइट करवाना चाहते हैं उसको हम लोग जो है एज अ टेम्पलेट देते हैं और सेल जो है उसी को रेप्लिकेट कर देता है और उस पर्टिकुलर थ्रेड में या उस पर्टिकुलर स्टैंड में डाल देता है, जिसे हम लोग होमोलॉजी डायरेक्टेड रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और इससे हम लोग डिजायर्ड ट्रेट जो है एक पर्टिकुलर जीन के अंदर या डिजायर्ड जीन जो है वो हम लोग इंसर्ट कर या डिजायर्ड जीन जो है वो हम लोग लेके आ सकते हैं। सो बेसिकली दैट इज़ हाउ बेसिकली क्रिस्पर Cas9 जो है वो काम करता है। एंड इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बिकॉज प्रिसाइसली बहुत अच्छे से जो है ये कट कर सकता है, एकदम प्रिसीजन कट करता है। एंड दैट इज़ वाई इसका जो सक्सेस रेट है बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड इसी करके जीन एडिटिंग नाउ हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज सो कैसे इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस हम लोगों ने क्या क्या एक राइस की वैरायटी ली है, सांबा मैसूरी राइस है। सो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली लो होता है, डायबिटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है राइस। तो इसमें हमने क्या किया, हमने इसका एक जीन है GN1A जीन, इसको हम लोगों ने एडिट किया है। ये जीन बेसिकली क्या करता है, जो साइटोकाइनिन एंजाइम है उसकी डिग्रेडेशन को रोक देता है, जिससे कि हम लोग क्या है ज़्यादा जो है ग्रेन्स निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर, या ज़्यादा ग्रेन्स जो है प्रोड्यूस होते हैं पर पैनिकल। एंड इससे क्या है हमारी प्रोडक्टिविटी वो 19% तक जो है ये इंक्रीज़ हो सकती है, जो है 19% तक इंक्रीज़ हो रही है। तो ये हम लोगों ने करके दिखाया है। सिमिलरली MTU 1010 राइस है, इसको हम लोगों ने ड्रॉट रेसिस्टेंट एंड सॉल्ट टॉलरेंट बनाया है इसके नेटिव जीन्स को एडिट करके। सिमिलरली वरुणा मस्टर्ड है, अगेन ये भी बहुत प्रॉमिसिंग है और 2026 में जो है इसकी रिलीज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, 10 ग्लूकोसिनोलेट जो ट्रांसपोर्टर जीन है इसको हम लोगों ने एडिट किया है ताकि हम लोग इसकी जो मस्टर्ड ऑयल की पंजेंसी होती है, जो स्मेल होती है कैरेक्टरिस्टिक, उसको रिड्यूस कर सकें एंड इसकी डिसीज रेसिस्टेंस को जो है वो इंक्रीज कर सके। सो इससे क्या होगा, अगेन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बनेगी एंड इट बिकम्स मोर, आप कह सकते हो कि पैल्पेबल या कंपैरेटिवली जो इसकी पंजेंसी है उसको हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे, ठीक है, कैनोला क्वालिटी तक लेके आ पाएंगे। सो ये हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किए हैं थ्रू जीन एडिटिंग। एंड मैटर ऑफ फैक्ट जो पॉलिसी रिलेटेड हमारा
फ्रेमवर्क बन रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। अभी 2022 में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है उसने क्या किया था, उसने मतलब जो जीन एडिटिंग है या जीनोम एडिटिंग है ऑन क्रॉप, इसके लिए कोई जीईएसी की क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये ऑलरेडी बता दिया था। हम लोग सिर्फ इससे क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी से अप्रूवल लेते हैं। एंड इससे क्या होता है कि अगेन हम लोगों को वो जो स्ट्रिगनेंट जीईएसी का रूट है वहाँ से नहीं जाना पड़ता। दैट मीन्स फास्टर ट्रायल्स रहते हैं, फास्टर रिलीज रहते हैं, फास्टर अडॉप्शन हो सकता है। मैटर ऑफ फैक्ट 2023-24 के बजट में हम लोगों ने 5,000 करोड़ का एलोकेशन किया था, जिसके अंदर हम लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ उसके साथ साथ एलाइड जो एक्टिविटीज़ है उसमें हम लोग जीनोम एडिटिंग के थ्रू इंप्रूवमेंट्स की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कि इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने ऑलरेडी 178 जीन्स अलग अलग जो फील्ड क्रॉप्स उसमें 178 जीन्स को आइडेंटिफाई कर दिया है। हॉर्टिकल्चर में अराउंड 43 जीन्स को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें कि हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं। ये पूरी यहाँ पे लिस्ट भी है, जिसमें कि इन्होंने ओवरऑल जीन जो है उनको आइसोलेट किया है एडिट करने के लिए। ठीक है, मैटर ऑफ फैक्ट इसके लिए अगेन बहुत ही ट्रेंड मैन पावर भी चाहिए, तो इसके लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं दे आर बीइंग ट्रेंड इन यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, जहाँ पे की कटिंग है जिस तरह के जीनोम एडिटिंग इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे जाके 10 से 20 दिन की जो ट्रेनिंग्स हैं वो ले रहे हैं वहाँ पे। एंड मैटर ऑफ फैक्ट हम लोगों ने अपना इंडिजिनसली ट्रांसपोजोन बेस्ड बैक्टीरिया जो एंजाइम सिस्टम वो डेवलप कर लिया, जिससे कि हम लोग जो कटिंग है या फिर जो इस तरह की प्रिसीजन कटिंग है मॉलिक्यूलर सीजर्स का काम वो ले सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू क्रिस्पर सिस्टम बट कंपैरेटिवली चीपर, जो कि अभी एडवांस स्टेज ऑफ ट्रायल्स पे हैं। सो ये हम लोगों ने ऑलरेडी काम किया है। इससे बेसिकली हम लोगों को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों को इकोनॉमिक एंड जो एग्रीकल्चर बेनिफिट्स है, दैट मीन्स हमारी ईल्ड जो है वो इंप्रूव हो सकती है। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि जो राइस की वैरायटीज़ है उसको हम लोगों ने ऑलमोस्ट 20% की जो इंक्रीज़ है ईल्ड में वो देखी है। क्लाइमेट रेजिलिएंट हम लोग बना सकते हैं, ड्रॉट प्रोन, सॉल्ट टॉलरेंट, एज वेल एज अगेन बेसिकली जो एरेटिक हम लोग मानसून देख रहे हैं, एरेटिक क्लाइमेट देखते हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, उससे हम लोग जो है क्लाइमेट को रेजिलिएंट या एग्रीकल्चर को रेजिलिएंट बना सकते हैं। देन इज पोटेंशियल टू रिड्यूस इनपुट कॉस्ट। अगेन इससे क्या है, जो फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड है, जो हर्बिसाइड्स हैं, इनका एप्लीकेशन हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो इन्वायरमेंट फ्रेंडली। एंड अगेन दिस इज़ वेरी सूटेबल फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जिनको कि जो खेत है जिनके पास कंपैरेटिवली छोटे हैं, इस करके देयर ओवरऑल आउटपुट जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं निकलती, तो आउटपुट को हम लोग जो है यहाँ से इंक्रीज़ करवा सकते हैं। सो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं एंड दैट इज़ वाई हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बट अगेन इसमें बड़े सारे इश्यूज़ वो हैं जो कि ऑलरेडी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के साथ एसोसिएटेड थे। ठीक है, सो ये कंट्रोवर्सी चलेगी बिकॉज इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स द लैब इसमें रहेगी। लैब में हम लोग जो है जेनेटिक एडिटिंग कर रहे हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन वॉज ऑल्सो डन इन द लैब। बट इसमें क्या है, वही डिफरेंस ये है कि भाई एक में हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट एडिट कर रहे हैं, दूसरे में हम लोग एक दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उसका जीन इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट अगेन अगर हम लेमन टर्म में बात करें तो दोनों ही सिमिलर साउंड करते हैं, दोनों ही सिमिलर लगते भी हैं। एंड इसके कारण जो है क्या है, कंट्रोवर्सी जो कि जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स के साथ एसोसिएटेड थी, वो जीई के साथ भी एसोसिएट हो सकती है। ठीक है, सो अगेन बड़े सारे इश्यूज साथ में और निकल के आते हैं, जैसे बायोसेफ्टी है। अगेन जब इस तरह की जो क्रॉप्स हैं वो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से इफेक्ट करेंगी, कहीं ना कहीं जो वाइल्ड वैरायटीज़ हैं उन्हीं पर्टिकुलर क्रॉप्स की या उन्हीं पर्टिकुलर जीन पूल की, उसको किस तरह से इफेक्ट करेंगी। अगेन पूरा इकोसिस्टम है, बिकॉज कोई भी एक चीज़ है, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो पूरे इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है। तो वो इकोसिस्टम को किस तरह से इफेक्ट करेगी, वो उसके इकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होंगे, इसको भी जो है हम लोगों को देखने की ज़रूरत है। एंड ऑब्वियसली देयर आर एथिकल कंसर्न इज कि दैट ह्यूमन इज ट्राइंग टू बिकम गॉड और ह्यूमन इज ट्राइंग टू प्ले गॉड। तो वो एथिकल कंसर्न्स हमेशा रहते हैं कि भाई डू वी हैव दैट काइंड ऑफ अथॉरिटी दैट वी शुड डू दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये इश्यूज़ हैं। ठीक है, उसके बाद फार्मर एंड कंज्यूमर कंसर्न्स हैं। ठीक है जी, सो वही बात जो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन में निकल के आई थी कि भाई कुछ ही कॉर्पोरेट्स हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स हो गए या कुछ कंपनीज होंगी, वो क्या करेंगी, इस तरह के जो जीन या इस तरह के जो सीड्स हैं उनको कंट्रोल करके रखेंगे। जैसे हम लोग जैसे टर्मिनेटर सीड्स की बात करते हैं, तो फार्मर जो है वो इन जो कॉर्पोरेट्स हैं इनकी मोनोपोलीज के अधीन हो जाएंगे एंड दे विल लूज सम पावर। ठीक है, ये जो अपने सीड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो वो एक इशू ऑब्वियसली यहाँ पे भी है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई मोस्ट ऑफ ये जो जीनोम एडिटिंग वाले जो क्रॉप्स हैं दे आर मेड बाय
आइदर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इस तरह की जो सरकारी कंपनीज है वो ये काम कर रही है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। कंज्यूमर कंसर्न्स हैं कि भाई अगेन क्या कंज्यूमर्स को पता रहेगा कि भाई ये जो क्रॉप्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं कि भाई आर दीज क्रॉप्स नेचुरली प्रोड्यूस और दे आर जीनोम एडिटेड। तो ये सारे इश्यूज हैं डेफिनेटली। एक और बहुत बड़ा इशू है कि भाई IPR और उसका एक्सेस, ठीक है। अब जो हम बात करें क्रिस्पर की, तो क्रिस्पर के जितने भी फॉर्म्स है दे आर पेटेंटेड अब्रॉड, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर पेटेंटेड इन US एंड UK। सो इसके कारण क्या है, क्या हम लोग को इस तरह के मॉलिक्यूलर सीरीज का एक्सेस होगा कि नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो बात वही हो जाएगी कि भी हम लोग अगेन मोनोपोलीज में फंस जाएंगे, अगेन हम लोगों को रॉयल्टीज देनी पड़ेंगी, अगेन इट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम। तो अगेन जो हमने TNPB बेस्ड सिस्टम डेवलप कर रहे हैं दैट कैन ऑल्सो हेल्प अस आउट बिकॉज दैट्स आवर इंडिजिनियस सिस्टम। हाउएवर इट इज स्टिल इन दी ट्रायल फेज, ठीक है। एंड वी ऑल्सो हैव टू सी द इंटरनेशनल ट्रेंड, जैसे कि अगेन जापान है, USA है, अर्जेंटीना है, वो ऑलरेडी जो जेनेटिकली एडिटेड जीनोम एडिटेड क्रॉप्स हैं या फूड्स हैं उनको अलाउ करते हैं, एंड इवन उनको लेबल भी नहीं करने की जरूरत पड़ती, दे डोंट लेबल इट टू द कंज्यूमर्स। बट यहाँ पे विल हैव टू सी कि भाई अगेन किस तरह से ये डेवलप होता है, किस तरह से फार्मर्स, किस तरह से कंज्यूमर्स को लेते हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट लॉबिस्ट किस तरह से लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी होंगी। एंड इन eventually we'll be able to know कि how this institutional framework works. As of now we know that कि we are seeing that the Indian government is very positive about it, and this can help us solve the problem of food as well as nutritional security and as well as building a climate resilient agriculture. So right now what we need to do, we need to balance the innovation with public trust. Like we need to boost agriculture productivity, ये हमें पता है, and genetic editing जो है, genome editing, that can help us out. So climate resilient, drought tolerant, pest resistant, higher yield varieties with better nutrition that can be provided through this genome editing of the crops. But इसके लिए हमें क्या करना है, we have to build public trust, farmer buy-in and transparent communication जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. We need to understand that genome editing technology is different than genome modification, and that is why we need to focus on farmer education, awareness, transparent field trials, biotech literacy. This is very, very important so that we can build a हेल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्दी इकोसिस्टम, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बना सके एंड एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी ओवरसाइट ला सके कि भाई लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उनको हम लोग देख सकें और उसके ऊपर हम लोग काम कर सकें. सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन एज फार एज दिस